देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र तथा 7/2024। इसके पहले राजनीति वाला पार्ट मैंने बनाया था, लेकिन वो करप्ट हो गया। उसे अब फिर बाद में बनाएंगे। ये राजनीति का ही पार्ट है, राजनीतिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। आगे वाला पार्ट सब बनाया था 1 घंटे का, लेकिन वो करप्ट हो गया। अब उसे बाद में बनाएंगे जब ये फिनिश हो जाएगा तब। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिला है। 214 से 237। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी। 1869 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। न्यायिक कार्यवाही से सुगम तथा सरल बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा हायर जुडिशियल सर्विस। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा हायर जुडिशियल सर्विस। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद स्मॉल केसेस न्यायाधीश आते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायाधीश सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन भी कहते हैं, आते हैं। उच्च न्यायालय की देखरेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय हैं। जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न का न्यायालय। दंड न्यायालय में महानगर कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व अन्य जनपदों में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हैं। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है। राजस्व मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में 1 तथा प्रयागराज, लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं।
कुटुम्ब न्यायालय स्थापना अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में एक तथा प्रयागराज, लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीश की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम की जा सकती हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय तथा जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय अर्थात कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। रासुका एवं गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। रासुका एवं गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान या पूर्व सांसदों एवं विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विशेष एमपी एमएलए न्यायालय का गठन किया गया है। ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन तहसीलों में बाह्य न्यायालय नहीं है वहां बाह्य न्यायालय ग्राम न्यायालय सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 1986 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से ये अधिक प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने तथा निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारियों, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेदमी मुरादाबाद, IIM लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ तथा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने तथा न्यायाधीशों के प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2 तथा खंडपीठ लखनऊ में एक कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन किया जा चुका है। मुकदमों में भारी विचाराधीनता को समाप्त करने तथा मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है।
मुकदमों में भारी विचाराधीनता को समाप्त करने तथा मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है। लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। वर्ष 1975 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र हैं। लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के परिवाद शिकायत तथा अभिकथन प्रस्तुत किए गए हैं। लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के परिवाद शिकायत तथा अभिकथन प्रस्तुत किए गए हैं। शिकायत लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं। अभिकथन राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को अभिकथन कहते हैं। अभिकथन राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को अभिकथन कहते हैं। न्यायालय महालेखाकार एवं उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोक सेवा आयोग निर्वाचन केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग ग्राम सभा के प्रधान राज्यपाल सचिवालय के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। न्यायालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोक सेवा आयोग निर्वाचन केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग ग्राम सभा के प्रधान राज्यपाल सचिवालय के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया। कौन कौन? न्यायालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोक सेवा आयोग निर्वाचन केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग ग्राम सभा के प्रधान राज्यपाल सचिवालय के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। लोक आयुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण राज्य मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं। लोक आयुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण राज्य मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन स्वयं शासित संस्थाएं निगम परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों एवं अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 को उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक प्रथम लोकायुक्त थे। 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था। ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित कर 8 वर्ष कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित कर 8 वर्ष कर दिया गया। अभी ये फरवरी 2024 का न्यूज़ है कि लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर अब फिर से 5 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। अब लोकायुक्त ना 5 वर्ष या 70 वर्ष कर दिए गए हैं। तो अब लोकायुक्त का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष से 70 वर्ष। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोक आयुक्त हैं, शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोक आयुक्त हैं, शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल 1977 से 82 तक, और दूसरे न्यायमूर्ति मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन 83 से 89 तक, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल 89 से 95 तक, और न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह 95 से 2000, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक, और न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा 2006 से 2016 तक, और संजय मिश्रा जो हैं ये 2016 से अब तक हैं। 31 जनवरी 2016 से अब तक है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जो है ना, ये 31 जनवरी 2016 से अब तक हैं। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2005 को गठित किया गया। राज्य सूचना आयोग कब? राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया। कब? 14 सितंबर 2005 को। 14 सितंबर 2005 गठित किया गया। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जिन्होंने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया तथा वे 9 जुलाई 2008 तक इस पद पर रहे। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? M.A. खान थे ना। तो ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया राज्य सूचना आयोग। और राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जिन्होंने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया और वे 9 जुलाई 2008 तक इस पद पर थे। M.A. खान। अधिनियम 2019 में संशोधन के तहत धारा 16(1) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत 3 वर्ष निर्धारित या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, तथापि राज्य सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के पात्र हैं।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के पात्र हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के पात्र हैं। अच्छा, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, लेकिन ये जो राज्य सूचना आयुक्त हैं ये मुख्य आयुक्त के पद पे जो है नियुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त R.K. विश्वकर्मा 7 मार्च 2024 को नियुक्त हैं। इससे पूर्व भावेश कुमार सिंह 6 फरवरी 2021 से 5 फरवरी 2024 तक। वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त R.K. विश्वकर्मा हैं। वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? R.K. विश्वकर्मा। इससे पूर्व R.K. विश्वकर्मा से पूर्व भावेश कुमार सिंह थे 6 फरवरी 2021 से 5 फरवरी 2024 तक। उसके बाद जावेद उस्मानी थे 17 फरवरी 2015 से, उसके पहले 17 फरवरी 2015 से 16 फरवरी 2020 तक। और उसके पूर्व रंजीत सिंह पंकज 30 जून 2009 से 29 जून 2014 तक। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2000 को किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में संशोधन के पश्चात अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता हो तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.P. मिश्रा थे, जो 10 अक्टूबर 2002 से 2006 तक इस पद पर रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद रफ़त आलम थे, जो कि 7 अप्रैल 2016 से 7 अगस्त 2020 तक इस पद पर थे। 4 जून 2021 से इलाहाबाद वर्तमान न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 5 जून 2021 को पद ग्रहण किया था। न्यायमूर्ति बालकृष्ण अभी भी यही हैं। राज्य महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निस्तारण, विकास संबंधी प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने और उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया। 2004 में आयोग के क्रियाकलापों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 अस्तित्व में आया। तत्पश्चात जून 2007 में अधिनियम में कतिपय संशोधन कर आयोग का पुनर्गठन किया गया। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया। कानून व्यवस्था देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 जनवरी 2020 को लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। अब मार्च 2021 में पुलिस आयुक्त प्रणाली को कानपुर नगर और वाराणसी में भी लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है। नवंबर 2022 में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है।
नवंबर 2022 में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट में शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक एसडीजी स्तर के पुलिस आयुक्त कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला आयुक्त के रूप में वर्ष 2002 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर के पद पर की गई। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2012 में 1090 की हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु विकल्प पोर्टल लॉन्च किया गया। वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 की भी वर्ष 2014 में शुरुआत की गई। वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 की भी वर्ष 2014 में शुरुआत की गई। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी थानों, पुलिस कंट्रोल रूम तथा विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों को नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना है। वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 की भी वर्ष 2014 में शुरुआत की गई। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी थानों, पुलिस कंट्रोल रूम तथा विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों को नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना है, ताकि गंभीर अपराधों को आधुनिक संचार माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। CCTNS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, मुरादाबाद एवं गाजीपुर जनपदों में शुरू किया गया है। CCTNS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, मुरादाबाद एवं गाजीपुर जनपदों में शुरू किया गया है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। बच्चों के अधिकार, देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में प्रत्येक थाने में कल्याण अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्यतः 3 जनपदों सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली में कई क्षेत्र नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश 7 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज की लगभग 579 किमी सीमा नेपाल से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 8 इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित हैं। इन चेक पोस्टों में से सोनौली, रूपीडीहा तथा गौरी फंटा से विदेशियों का आवागमन होता है। चेक पोस्ट सोनौली महाराजगंज का प्रबंध सूचना ब्यूरो भारत सरकार के अधीन है। कारागार प्रशासन एवं सुधार। वर्तमान में 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी की 75 कारागारें हैं। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। कारागार प्रशासन एवं सुधार। वर्तमान में 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी की 75 कारागारें हैं। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। कारागार में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है।
वर्तमान में प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागार संचालित हैं। अब प्रदेश में वर्ष 1854 में केंद्रीय कारागार आगरा, 1983 में नया कैंपस, वर्ष 1937 में केंद्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1968 में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज तथा वर्ष 1877 में केंद्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागार संचालित है। प्रदेश में वर्ष 1854 में केंद्रीय कारागार आगरा, 1983 से नया कैंपस, वर्ष 1837 में केंद्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1868 में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ और वर्ष 1869 में केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज तथा वर्ष 1877 में केंद्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना की गई है। जनवरी 2017 में बरेली में खुली नई जिला जेल को केंद्रीय कारागार द्वितीय बरेली का दर्जा दिए जाने तथा यहां प्रदेश का दूसरा महिला केंद्रीय कारागार स्थापित करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2020 में लिया गया है। जनवरी 2017 में बरेली में खुली नई जिला जेल को केंद्रीय कारागार बरेली का दर्जा दिए जाने तथा यहां प्रदेश का दूसरा महिला केंद्रीय कारागार स्थापित करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2020 में लिया गया है। नवंबर 2021 में इटावा के सैफई में नवनिर्मित केंद्रीय कारागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। नवंबर 2021 में इटावा के सैफई में नवनिर्मित केंद्रीय कारागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के बंदियों को निरुद्ध किए जाने हेतु वर्ष 1949 में कारागार लखनऊ स्थापना 1867 को आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में 31/12/2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागारों के अतिरिक्त 62 जिला कारागार, 2 उप कारागार देवबंद महोबा तथा 4 विशेष कारागार आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बंदी निकेतन लखनऊ, महिला केंद्रीय कारागार बरेली, किशोर सदन बरेली है। वर्तमान में 31/12/2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागारों के अतिरिक्त 62 जिला कारागार, 2 उप कारागार देवबंद महोबा तथा 7 विशेष कारागार आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बंदी निकेतन लखनऊ, महिला केंद्रीय कारागार बरेली, किशोर सदन बरेली है। नारी बंदी निकेतन लखनऊ स्थापना 1867 एवं महिला केंद्रीय कारागार बरेली के अतिरिक्त अलीगढ़ तथा फैजाबाद में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। नारी बंदी निकेतन लखनऊ 1867, महिला केंद्रीय कारागार बरेली के अतिरिक्त अलीगढ़ तथा फैजाबाद में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। नारी बंदी निकेतन लखनऊ एवं महिला केंद्रीय कारागार बरेली के अतिरिक्त अलीगढ़ तथा फैजाबाद में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। 1 वर्ष से अधिक अवधि के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदी जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है को 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली स्थापना 1887 में निरुद्ध किया जाता है।
नारी बंदी निकेतन लखनऊ स्थापना 1867 एवं महिला केंद्रीय कारागार बरेली के अतिरिक्त नारी बंदी निकेतन लखनऊ एवं महिला केंद्रीय कारागार बरेली के अतिरिक्त अलीगढ़ फैजाबाद में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। 1 वर्ष से अधिक अवधि के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदी जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है को 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली में निरुद्ध किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागारें स्थापित हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागारें स्थापित हैं। पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से प्रदेश की कारागारों को 9 कारागार परिक्षेत्रों आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी तथा अयोध्या में विभाजित किया गया है। पर्यवेक्षण प्रशासनिक सुगमता के उद्देश्य से प्रशासनिक कारागारों को 9 कारागार परिक्षेत्रों आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या में विभाजित किया गया। कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु एक पढ़ाएं एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ। अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ अप्रवासी भारतीयों की समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पृथक NRI विभाग गठित किया गया है। इस विभाग का गठन प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों के कल्याण के पर्यवेक्षण हेतु तथा उनसे संबंधित प्रकरणों के समाधान में प्रक्रियागत विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य की गई है। यह विभाग राज्य के विकास हेतु अनिवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल व वैश्विक पहुंच का लाभ उठाते हुए परस्पर सहयोग की दिशा में कार्य करेगा। इस विभाग का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश मूल अप्रवासी भारतीयों NRIs, PIOS और OCL को UPNRI कार्ड प्रदान कर उनको विशिष्ट पहचान देना, विश्व भर में उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से प्रभावी संवाद स्थापित कर उनका समेकित डाटाबेस तैयार करना। विश्व भर में उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से प्रभावी संवाद स्थापित कर उनका समेकित डाटाबेस तैयार करना। विश्व भर में उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से प्रभावी संवाद स्थापित कर उनका समेकित डाटाबेस तैयार करना। प्रदेश के अप्रवासी भारतीय समूहों की विशिष्ट समस्याओं का अनुश्रवण तथा यथासंभव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों द्वारा यहाँ से निवास करते हैं उस देश के किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु उत्तर प्रदेश NRI सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें मान्यता देना। राज्य के आर्थिक औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों के तकनीकी, प्रबंधकीय व वित्तीय संसाधनों के प्रयोग हेतु सहयोग करना। उत्तर प्रदेश NRI दिवस पहली बार आगरा में 4 से 5 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश NRI दिवस पहली बार आगरा 4 से 5 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया था। जापान इन्वेस्टमेंट डेस्क उत्तर प्रदेश के विद्यमान तथा यहाँ निवेश करने के इच्छुक जापानी निवेशकों की सुविधा व सहायता हेतु एकल मेज व्यवस्था है। जापान डेस्क जापान एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय, सहयोग व संवाद हेतु भी उत्तरदायी है।
जापान डेस्क जापान एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय सहयोग एवं संवाद हेतु उत्तरदायी है। राजनीतिक पेंशन वर्ष 1947 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुदान योजना प्रारंभ की गई। राजनीतिक पेंशन वर्ष 1947 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुदान योजना प्रारंभ किया गया। कालांतर में पेंशन अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गई जो 6 अगस्त 1975 से प्रभावी है। लोकतंत्र रक्षकों आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वालों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 लाया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 20,176 रुपये प्रति माह पेंशन तथा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों आश्रितों पति पत्नी यथास्थिति को 15,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी 1973 में की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1976-77 में की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1976-77 में की गई थी। प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई। लोकसभा आम चुनाव 2019 उत्तर प्रदेश के परिणाम कुल सीटें 80 थी। भारतीय जनता पार्टी 62 जीती और अपना दल सोनेलाल 2, बहुजन समाज पार्टी 10, समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 ये जानते हैं। 80 लोकसभा सीट हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। तो ये 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। तदनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के मध्य 7 चरणों में चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में निर्वाचनों की कुल संख्या इतना थी। विधानसभा चुनाव 10 मार्च 2022 को मतगणना के पश्चात जारी 403 विधानसभा सीटों में से 273 अर्थात 2/3 सीट से अधिक सीटें प्राप्त हुई भारतीय जनता पार्टी को। और इस प्रकार वर्ष 1985 के बाद 37 वर्षों के पश्चात पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सत्तारूढ़ दल विधानसभा के आम चुनाव में पुनः बहुमत प्राप्त करने में सफल हुआ। इस भाजपा को 41.29% मिला प्रतिशत मतों के साथ 255 सीटें हासिल की। वहीं उसके सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल तथा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी निषाद पार्टी को भी कुल 18 सीटों पर विजय मिली। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 39.67% मतों के साथ 312 सीटें 2017 में 312 सीटें था। उसके तत्कालीन सहयोगी दलों को कुल 13 सीटें प्राप्त हुई थी। छोड़िए, अब ये सब पुराना डाटा हो चुका है। यहाँ पे है 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी 2022 में 255, 2017 में 312 और 2022 में 255। समाजवादी 47 पाई थी 2017 में, 2022 में 111।
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक और न्यूनतम मतों का अंतर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भाजपा के ही थे। साहिबाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने सपा के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को 2,18,14,834 मतों की संख्या से पराजित कर दिया। न्यूनतम मत से जीत धामपुर सीट पर। चलिए, सब पुराना हो गया। योगी सरकार 2.0। योगी सरकार में 2.0 में केशव प्रसाद मौर्य को पुनः उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दाता बेगूसराय रातू विधानसभा सीट से पराजित हुए तथा वे विधान परिषद के सदस्य हैं। योगी सरकार 2.0 में ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी क्षेत्र से विधायक हैं। 25 मार्च 2022। सतीश महाना नए विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 26 जनवरी 1950 से अब तक पदक्रमानुसार 32वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं। पदक्रमानुसार 32वें हैं 3-2 और व्यक्ति के क्रम में 31वें हैं 21वें। अजय सिंह बिष्ट, इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। योगी आदित्यनाथ मात्र 26 वर्ष की आयु में वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए गोरखपुर से सबसे युवा सांसद निर्वाचित हुए थे 26 वर्ष की उम्र में। इसके पश्चात 1999, 2004, 2009, 2014 में भी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित होने वाले योगी आदित्यनाथ कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें शामिल है यौगिक षटकर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना, हिंदू राष्ट्र नेपाल, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग। स्वरूप एवं साधना। 19 मार्च 2017 को यह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने तथा 25 मार्च 2022 को उन्होंने पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद 12 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद। योगी आदित्यनाथ के पास ये सब है। 12 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार नियुक्ति, कार्मिक विभाग, गृह सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, भूतत्व, खनिकर्म, अर्थ संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापन, भाषा अभाव सहायता, पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक चट्टान, न्याय एवं विधायी धर्माधिकार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, ये ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, कर एवं सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण। ब्रजेश पाठक। श्री ब्रजेश पाठक के पास चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण है। श्री सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय। सूर्य प्रताप शाही जो कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। सूर्य प्रताप शाही कृषि।
तो इसमें हमने देख लिया कि सूर्य प्रताप शाही जो हैं कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति, बाढ़ नियंत्रण, बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण, बाल विकास पुष्टाहार, लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास, चीनी मिल, जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति, धर्मपाल सिंह पशुधन दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, नंद गोपाल नंदी औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन NRI तथा निवेश प्रोत्साहन, अनिल राजभर श्रम एवं सेवा योजना समन्वय, जितिन प्रसाद लोक निर्माण, श्री राकेश सचान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, श्री अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा। श्री आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप, श्री संजय निषाद मत्स्य, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज कल्याण, अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ एवं हज, दारा सिंह चौहान कारागर, सुनील कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अनिल कुमार विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री नितिन अग्रवाल आबकारी निषेध, कपिल देव अग्रवाल व्यावसायिक शिक्षा, रविंद्र जायसवाल स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा और गिरिचंद्र यादव खेल एवं युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड नागरिक सुरक्षा, असीम अरुण समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, जयेंद्र प्रताप सिंह सहकारिता, दयाशंकर परिवहन, नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिनेश प्रताप सिंह उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, श्री अरुण कुमार सक्सेना वन एवं पर्यावरण जंतु उद्यान जलवायु परिवर्तन, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु आयुष खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह केंद्रीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ शिशु कल्याण, दिनेश खटिक जल शक्ति, श्री राजीव गौंड समाज कल्याण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण और संजीव गौंड को, बलदेव सिंह आलेख, बलदेव सिंह ओलख कृषि शिक्षा अनुसंधान, अजीत पाल विज्ञान प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, श्री जसवंत सिंह सैनी संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास, रामकेश निषाद जल शक्ति, मनोहर लाल मन्नू कोरी श्रम एवं सेवा योजना, संजय सिंह गंगवार गन्ना विकास, ब्रजेश सिंह लोक निर्माण, KP मलिक वन पर्यावरण, सुरेश सराही कारागार और सोमेंद्र तोमर ऊर्जा वैकल्पिक, अनूप प्रधान वाल्मीकि राजस्व, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार, राकेश राठौर गुरु नगर विकास शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन, श्रीमती रजनी तिवारी उच्च शिक्षा, श्री सतीश चंद्र शर्मा खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति, श्री दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ हज, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ग्राम विकास समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल प्रमुख स्थल ओके, ये कितना हुआ है प्रमुख स्थल देख लेंगे। नहीं हो पाएगा ना,